हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका हरकेश मौर्य। आज से हम इंडियन पॉलिटी की क्लासेज का श्री गणेश कर रहे हैं। उम्मीद है जितना आपने इंडियन ज्योग्राफी एवं वर्ल्ड ज्योग्राफी को पसंद किया है, उससे कहीं ज़्यादा पसंद आप इंडियन पॉलिटी की वीडियो को करेंगे। वीडियो की शुरुआत करने से पहले कुछ छोटी बट इम्पोर्टेंट बातें। सबसे पहले आपको यह जानना है कि हमें क्या पढ़ना है, और इससे भी महत्वपूर्ण ये जानकारी होना है कि हमें क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि हमें जो नहीं पढ़ना होता है उसी को पढ़ने का हमारा मन ज़्यादा करता है। तो हमें इससे सतर्क रहना है। होता यह है कि जब एग्ज़ाम आता है तब हम खूब पढ़ते हैं, एग्ज़ाम वाले दिन हम फुल्ली कॉन्फिडेंट होते हैं, और जब क्वेश्चन पेपर हमारे सामने आता है तब हमें लगता है कि यार ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, ये तो हमने पहले कहीं पढ़ा ही नहीं। तो हमें इस स्थिति से बचना है। इस स्थिति से बचने के लिए हमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, इसका विशेष ध्यान रखते हुए अध्ययन करना है। हम जो भी टॉपिक लेंगे उसे अच्छे से डिस्कस करेंगे। बस आपको एक काम करना है, हमारे साथ चलना है। जब भी वीडियो देखें तो एक कॉपी और एक पेन लेकर बैठें, नोट्स बनाते चलें। तो आज की इंडियन पॉलिटी की पहली वीडियो की शुरुआत हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना से करेंगे। यहाँ से अनेक प्रश्न बनते हैं। कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं मैं आपको साथ ही साथ बताता हुआ चलूँगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और आप प्रतियोगी परीक्षार्थी हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही साथ एक बात और आप ध्यान रखना कि ये वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है कि जब भी आप कहीं खाली में हैं, टहल रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, तो कान पर ईयरपोड लगाया और वीडियो सुनते रहें। इससे आपका जो टाइम वेस्ट होता है वो वेस्ट नहीं होगा। तो चलिए सीधी बात, नो बकवास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। भारतीय संविधान के प्रस्तावना को उद्देशिका, संविधान का दर्शन या इंग्लिश में प्रीएम्बल कहा जाता है। इनको ध्यान रखना। यदि प्रस्तावना पूछा जाए तब भी वही है, उद्देशिका पूछा जाए तब भी वही है, संविधान का दर्शन शब्द का यूज करें तब भी वही है, और यदि प्रीएम्बल का यूज करें तब भी यही है। इसे अलग नहीं समझना है। तो देखिए, जो भारत के संविधान की प्रस्तावना है वो कुछ इस तरह से है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अब देखिए, ये प्रस्तावना तो आपको सभी किताबों में मिल जाएगी। जो भी किताब आप इंडियन पॉलिटी की पढ़ेंगे उसमें मिल जाएगी। लेकिन आपको उसमें से क्या पढ़ना है और उसमें से क्या छोड़ना है, और ऐसा क्या है जो यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले हम बात करें कि जो प्रस्तावना है ये कहाँ से लिया गया है। ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से। जो इसकी भाषा है ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। सर्वप्रथम जो भाषा है वो जोड़ी गई अमेरिकी संविधान में। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। अब संविधान के स्रोत क्या है। संविधान का स्रोत है हम भारत के लोग, अर्थात भारत की जनता। संविधान का स्वरूप कैसा है। संविधान का स्वरूप है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। उद्देश्य कितने हैं इसमें, उद्देश्य कौन कौन से हैं। उद्देश्य 3 तरह का न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता और 2 प्रकार की समानता सुनिश्चित की गई है। गणतंत्र क्या है। अब बात करें गणतंत्र क्या है।
तो गणतंत्र है कि राज्य का प्रमुख वंशानुगत न होकर जनता द्वारा निर्वाचित होगा। अब किसने क्या कहा है, संविधान की प्रस्तावना को लेकर किसने क्या क्या स्टेटमेंट दिए हैं, उनमें से देख लेते हैं जो प्रमुख है। एन.के. पालकीवाला। एन.के. पालकीवाला ने संविधान का परिचय पत्र कहा है प्रस्तावना को, अर्थात हम कह सकते हैं कि संविधान का परिचय पत्र भारतीय संविधान की प्रस्तावना को एन.के. पालकीवाला ने कहा है। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। अब देखिए, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने प्रस्तावना के लिए कहा है कि प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। के.एम. मुंशी का नाम भी आता है। के.एम. मुंशी ने कहा है कि संविधान का राजनीतिक भविष्य है। संविधान का राजनीतिक भविष्य कौन है, प्रस्तावना है। अर्नेस्ट बार्कर और ग्रेनविल ऑस्टिन, ये दो नाम भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन्होंने कहा है कि प्रस्तावना संविधान की कुंजी है। प्रस्तावना संविधान की कुंजी है। सबसे इंपॉर्टेंट जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है वह है ठाकुरदास भार्गव का स्टेटमेंट। क्या था उनका स्टेटमेंट? उनका स्टेटमेंट था प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। अर्थात ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। सुभाष कश्यप ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को नींव कहा है और संविधान को भवन कहा है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, जो के.सी. हुइयर है उन्होंने कहा है कि भारतीय संविधान अर्धसंघीय संविधान है। के.सी. हुइयर, अर्धसंघीय संविधान। इसमें जो पहली लाइन प्रस्तावना की जो पहली लाइन है वह है हम भारत के लोग। कहाँ से लिया गया है हम भारत के लोग? ये लिया गया है यूएन चार्टर से। अब यूएन चार्टर में क्या लिखा है? यूएन चार्टर में लिखा है हम संयुक्त राष्ट्र के लोग, तो वहीं से ये लैंग्वेज ली गई है कि हम भारत के लोग। अब के.एम. मुंशी ने उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री। अब जो राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वो है संप्रभुता, जो संविधान की प्रस्तावना दिया गया है प्रस्तावना में। अब जो प्रस्तावना है हमारी प्रस्तावना, उस पर विश्व की 3 महान क्रांतियों का प्रभाव है। कौन कौन सी महान क्रांतियां हैं? उनमें से पहली है अमेरिकी क्रांति। अमेरिकी क्रांति 1776। कब? अमेरिकी क्रांति 1776 प्रारंभ हुई थी। उसका प्रभाव है राजनीतिक व व्यक्तिगत स्वतंत्रता। इसके बाद है फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1789 ईस्वी में। कब हुई थी? 1789 ईस्वी में, जिससे लिया गया है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। उसके बाद तीसरी है रूसी क्रांति। रूसी क्रांति कब हुई थी? ये हुई थी 1917 ईस्वी में, जहां से लिया गया आर्थिक समानता का आदर्श, अर्थात सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय। अब देखिए, जो सर आइवर जेनिंग्स हैं उन्होंने कहा है कि जो भारतीय संविधान है, अर्थात जो भारतीय संविधान का इतना विस्तृत रूप है वह उसका दुर्गुण है। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो भारतीय संविधान का विस्तृत होना भले ही उसका दुर्गुण है, लेकिन यह वकीलों का स्वर्ग है। अब वकीलों का स्वर्ग किसने कहा है? भैया केस चलता रहेगा, डेट पर डेट मिलती रहेंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तमाम तरह के आर्टिकल हैं, तमाम तरह के सब आर्टिकल हैं, है ना। तो इसीलिए वकीलों का स्वर्ग कहा गया, जिससे वकील अपनी रोजी रोटी बढ़िया करके चलाते रहते हैं। अब प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं, इस प्रश्न को लेकर राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से जवाब मांगा, और सुप्रीम कोर्ट से जब जवाब मांगा तो वो बात था बेरुबारी वाद। बेरुबारी वाद में राष्ट्रपति ने, सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय पर एडवाइस ली थी, इसे हम बेरुबारी वाद के नाम से प्रसिद्ध है ये। और बेरुबारी वाद में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अर्थात प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। 1960 का ये जो मामला है उसके ठीक 13 वर्ष बाद, अर्थात 1973, 24 अप्रैल 1973 को सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्यवाद में अपना निर्णय दिया। केशवानंद भारती वो वाद है जो भारत के संवैधानिक इतिहास में, भारत के न्यायिक इतिहास में सबसे बड़ा मामला बोला जाता है।
13 न्यायाधीशों की पीठ इस मामले में बैठी थी। एक सीकरी उस समय चीफ जस्टिस हुआ करते थे। केशवानंद भारती वाले बाद में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, यानी कि जो बेलूबारी बाद में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, ठीक ये यू टर्न है, जिसमें केशवानंद भारती वाले बाद में सिर्फ ये नहीं कहा गया कि भारतीय संविधान का भाग है प्रस्तावना। क्या कहा? प्रस्तावना संविधान का भाग है। और साथ ही ये भी कि प्रस्तावना में उसी तरह से संशोधन किया जा सकता है जिस तरह से संविधान के अन्य भागों में। तो दो बात याद रखनी है, केशवानंद भारती और बेलूबारी बाद। तीसरा है एस.आर. बोम्मई 1994। एस.आर. बोम्मई कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे। उनकी सरकार को बर्खास्त कर दिया गया था वहां के राज्यपाल के द्वारा अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। संवैधानिक संकट की बात करते हुए वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। ये जो एस.आर. बोम्मई वाद है, उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रस्तावना संविधान की आधारभूत संरचना है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कहा था एस.आर. बोम्मई वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने। तो तीनों बात को याद रखिएगा। लेकिन प्रस्तावना है क्या? पहले प्रस्तावना को देखें। प्रस्तावना वह दस्तावेज है, वह डॉक्यूमेंट है जिसको देखने से तीन बातें स्पष्ट होती हैं। पहली बात, जो कानून है, जो संविधान है, उसके उद्देश्य क्या है। उद्देश्य जहां पर लिखे होते हैं उसी को प्रस्तावना कहते हैं। जो कानून है, जो संविधान है, उसका विस्तार कहाँ है, वो कहाँ कहाँ पर लागू होगा, उसका जहां उल्लेख होगा वो प्रस्तावना है। और जो कानून बनाया जा रहा है, जो संविधान बनाया जा रहा है, वो कब से लागू होगा, उसके लागू होने की तिथि कहाँ है, लागू होने की तिथि क्या होगी, इस बात का जहां उल्लेख होगा वो प्रस्तावना है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना, इस प्रस्तावना को देखने से क्या क्या बातें स्पष्ट होती हैं, ये हमको जानना है। देखिए, प्रस्तावना को देखने से सबसे पहले जो बात स्पष्ट होती है वो है भारतीय संविधान का स्रोत क्या है। व्हाट इज द सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रस्तावना की पहली पंक्ति जरा देखें, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। यहाँ पर दो प्रकार के प्रश्न बनते हैं। एक, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग जैसे शब्द कहाँ पर लिखे हैं, तो हमको ये मालूम होना चाहिए कि हम भारत के लोग, ये जो शब्द हैं ये प्रस्तावना में लिखित हैं। दूसरी बात, हम भारत के लोग जैसे शब्द हैं, इसका क्या मतलब है। हम भारत के लोग शब्द जो लिखे गए हैं प्रस्तावना में, इसके दो मतलब हैं। एक, इसका मतलब ये होता है कि भारत की, जो भारत का संविधान है, इस संविधान का निर्माण भले ही संविधान सभा ने किया हो, लेकिन संविधान सभा के लोग प्रस्तावना में लिख रहे हैं हम भारत के लोग। इसका सीधा सा मतलब है कि भारतीय संविधान का जो स्रोत है वो जनता है। प्रस्तावना को देखने से जो पहली बात स्पष्ट होती है वो संविधान का स्रोत क्या है, और वो संविधान का स्रोत जनता है। ये बात कहाँ से स्पष्ट होती है, ये इन शब्दों से स्पष्ट होती है, हम भारत के लोग। एक तो बात है। दूसरी बात, प्रस्तावना को देखने से एक बात, हम भारत के लोग जैसे शब्दों को देखने से एक बात और स्पष्ट होती है कि भारत में सुप्रीम कौन है। देखिए, जिस तरह से आप न्यूज में पढ़ रहे हैं, जिस तरह से न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच जो भी विवाद चल रहा है, कुछ समय से एक बहस चल रही है कि सुप्रीम कौन है हमारे देश में, न्यायपालिका सुप्रीम है या संसद सुप्रीम है, या हमारे देश में राष्ट्रपति सुप्रीम है, या हमारे देश में संविधान प्रमुख सुप्रीम है। अगर हमको भारत के संविधान की प्रस्तावना पता है, हम भारत के लोग जैसे शब्द पता है, तो ये बात पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगी कि भारत में सुप्रीम कौन है। हम भारत के लोग से शब्द से न केवल ये स्पष्ट होता है कि भारत में संविधान का स्रोत जनता है, बल्कि इससे ये भी स्पष्ट होता है कि भारत में जनता सर्वोच्च है। तो हमेशा आप याद रखिए, यहाँ पर दो प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। हम भारत के लोग जैसे शब्द कहाँ पर लिखे गए हैं, आंसर होगा प्रस्तावना। दूसरा बढ़िया प्रश्न ये बन सकता है कि हम भारत के लोग जैसे शब्द जो प्रस्तावना में लिखे हुए हैं, इससे क्या स्पष्ट होता है। दो बातें स्पष्ट होती हैं, जनता सुप्रीम है और भारत का संविधान का स्रोत जनता है। ये हम भारत के लोग जैसे शब्दों को देखने से स्पष्ट समझ पाते हैं। प्रस्तावना को देखने से और क्या स्पष्ट होता है, भारत के संविधान की प्रस्तावना को अगर हम लोग प्रारंभ करते हैं तो किस तरह से है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी गणराज्य स्थापित करने हेतु, ये जो मैंने पंक्तियां बोली, इन पंक्तियों में हम भारत के लोग जो शब्द है
उस शब्द का तो हमने मतलब देख लिया, लेकिन आगे लिखा है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक पंथ निरपेक्ष समाजवादी गणराज्य। भारत की सरकार कैसी है, हमारी सरकार का स्वरूप कैसा है, हमारी सरकार की प्रकृति कैसी है, उसका नेचर कैसा है। अगर भारत के संविधान की प्रस्तावना को हम देख लें तो हमें मालूम पड़ जाएगा कि हमारी सरकार कैसी है। क्या लिखा है वहां पर, लोकतंत्रात्मक, डेमोक्रेटिक। देखिए, अब सब लोग लोकतंत्र शब्द से परिचित हैं, लोकतंत्र की उस परिभाषा से परिचित हैं जो अब्राहम लिंकन ने दी थी। कौन सी, जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए बनाया गया शासन लोकतंत्र कहलाता है। भारत डेमोक्रेटिक है, भारत लोकतंत्रात्मक राष्ट्र है। ये कहाँ लिखा हुआ है, प्रस्तावना को जरा देखें। हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, भारत में डेमोक्रेसी है, और ये प्रस्तावना को देखने से स्पष्ट हो जाती है। भारत की सरकार का स्वरूप, उसका नेचर, उसकी प्रकृति लोकतांत्रिक है, ये संविधान की प्रस्तावना को देखने से स्पष्ट हो जाता है। लेकिन डेमोक्रेसी मोटे तौर पर दो भागों में बांटी जा सकती है, एक प्रत्यक्ष, दूसरा अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष लोकतंत्र हम उसे कहते हैं जिसके अंतर्गत जनता डायरेक्टली पार्टिसिपेट करती है शासन में, और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र हम उसे कहते हैं जिसमें जनता के प्रतिनिधि के माध्यम से शासन किया जाता है। भारत में डेमोक्रेसी है, लेकिन भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, भारत में प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र है। हमारी सरकार का स्वरूप लोकतंत्रात्मक है, ये प्रस्तावना को देखने से स्पष्ट होता है। इसके बाद जो शब्द लिखा हुआ है, दैट इज गणतंत्र, अंग्रेजी में इसे कहा जाता है रिपब्लिक। देखिए, किसी भी देश की शासन व्यवस्था में जो सर्वोच्च पदाधिकारी होता है, अगर वो निर्वाचित है तो उस प्रकार के सिस्टम को हम गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था वाला देश कहते हैं। भारत गणतांत्रिक राष्ट्र है, ये कहाँ लिखा हुआ, ये प्रस्तावना के अलावा कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं। लेकिन प्रस्तावना में जो शब्द लिखा हुआ है गणतंत्र, इसका मतलब ये है कि भारत गणतांत्रिक राष्ट्र है। आप लोग जानते हैं कि भारत का जो सर्वोच्च पदाधिकारी है राष्ट्रपति, वो निर्वाचित है, चाहे वो जनता के द्वारा निर्वाचित नहीं है बल्कि वो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित है, लेकिन वो फिर भी निर्वाचित है। हमारे देश में राजा का बेटा राजा नहीं बनता, यहाँ पर वंशानुगत सिस्टम नहीं है, यहाँ हर 5 साल के बाद चुनाव होते हैं। और ये जो गणतंत्र शब्द लिखा हुआ उससे यही स्पष्ट होता है। देखिए, आप इस बात को हमेशा याद रखिए, जब हम कहते हैं स्वतंत्र भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ, तो इसका मतलब मैं बात कर रहा हूँ 15 अगस्त 1947। और जब मैं ये कहता हूँ गणतंत्र भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ, इसका मतलब ये है कि हम बात कर रहे हैं 26 जनवरी 1950 की। भारत गणतांत्रिक राष्ट्र 26 जनवरी को बना क्योंकि हमारे देश के सर्वोच्च पदाधिकारी राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 26 जनवरी 1950 को कार्यभार संभाला, उन्होंने काम करना शुरू किया। दैट्स वाई जो हम गणतांत्रिक राष्ट्र बने वह 26 जनवरी 1950 को बने। तो हम गणतांत्रिक राष्ट्र हैं, ये प्रस्तावना को देखने से स्पष्ट है। अब देखिए, प्रस्तावना में इसके अलावा और क्या शब्द लिखा है, एक शब्द लिखा है पंथ निरपेक्ष। क्या लिखा है, पंथ निरपेक्ष, अंग्रेजी में कहते हैं सेकुलर। हमारे देश में पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष शब्द को अमूमन एक जैसा ही मान लिया जाता है, हालांकि शाब्दिक दृष्टि से दोनों शब्द अलग है। हमारा देश पंथ निरपेक्ष है, हमारा देश सेकुलर है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि हमारी जो सरकार है उसका कोई एक पंथ नहीं है, हमारी जो सरकार है किसी एक पंथ को बढ़ावा नहीं देती है, हमारी जो सरकार है उसके लिए सारे पंथ एक जैसे हैं। ये होती है पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता और धर्म निरपेक्षता को अमूमन एक ही मान लिया जाता है, लेकिन शाब्दिक दृष्टि से अगर हम देखें तो धर्म निरपेक्षता जो शब्द है वो थोड़ा सा अलग है। धर्म से निरपेक्ष कोई सरकार नहीं होती। हमारा जो भारत का साहित्य है उसमें धर्म का मतलब हम क्या लेते हैं, हम धर्म का मतलब लेते हैं सत्य से, न्याय से, हम धर्म का मतलब लेते हैं मूल्यों से। तो धर्म निरपेक्ष कोई भी सरकार नहीं हो सकती है, लेकिन चूंकि हमारे सरकार में धर्म निरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता को एक ही मान लिया जाता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि हम धर्म निरपेक्ष हैं। अर्थात भारत सरकार का कोई एक धर्म नहीं है, भारत सरकार किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देती, भारत सरकार सभी धर्मों को बराबर समझती है। यहाँ याद रखिएगा, एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बोलने जा रहा हूँ जिसे आप लोगों को याद रखना है। प्रश्न इस तरह से आ सकता है कि भारत में धर्मनिरपेक्ष शब्द का इनमें से कौन सा मतलब नहीं है, और वहां पर वो लिख सकता है कि राज्य धर्म विरोधी है। इसका ये कतई मतलब नहीं है।
धर्मनिरपेक्षता का मतलब धर्म विरोधी होना नहीं है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब एक धर्म को बढ़ावा न देना, बल्कि सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करना। पंथ निरपेक्षता और धर्मनिरपेक्षता जैसे दो शब्द हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो उल्लिखित है। प्रस्तावना को अगर आप देखेंगे तो एक शब्द और आएगा, दैट इज समाजवाद। इसे कहते हैं सोशलिज्म। ये जो समाजवाद है, हमारी सरकार समाजवादी है, हमारा जो राज्य है वो समाजवादी है। इसका क्या आशय है? देखिए, दुनिया की जितनी भी जो शासन व्यवस्थाएं हैं उनको हम मोटे मोटे तौर पर दो भागों में बांट सकते हैं, एक पूंजीवाद, दूसरा समाजवाद। हम समाजवादी हैं। इस बात का उल्लेख भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, अर्थात समाजवाद शब्द का ये अर्थ होता है कि निजी संपत्ति का अस्तित्व न होना, सरकार सारी संपत्ति पर, संसाधनों पर सरकार का अधिकार। तो इस प्रकार की व्यवस्था को हम समाजवादी व्यवस्था कह सकते हैं। हालांकि जब से हमने 1991 में NPG, लेबर ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण जिसे हम कहते हैं, वो जो हमने लिया उसे, तब से ये शब्द इनरिलेवेंट हो गया, अप्रासंगिक हो गया। लेकिन हमारी सरकार आज भी समाजवादी है। ये बात हमारे संविधान की प्रस्तावना में देखने को मिलती है। तो हमारी सरकार का स्वरूप कैसा है, हमारी सरकार का नेचर कैसा है? वो समाजवादी है, वो पंथ निरपेक्ष है, वो लोकतांत्रिक है, वो गणतांत्रिक है। ये सारी बातें हमारी प्रस्तावना में लिखी है। इसके अलावा प्रस्तावना को देखने से और क्या स्पष्ट होता है? प्रस्तावना को देखने से यह स्पष्ट होता है कि हमारे संविधान के उद्देश्य क्या है। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि प्रस्तावना वो दस्तावेज है जिसके अंतर्गत जिस कानून की प्रस्तावना है उस कानून के उद्देश्य क्या है, उसका जहां पर उल्लेख होता है वो होती है प्रस्तावना। हमारे संविधान प्रस्तावना की 6-7 लाइनें देख लीजिए। इतना बड़ा भारत का संविधान, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान, 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां, इतने सारे भाग। ये सारी बातें क्या कहना चाहते हैं? भारतीय संविधान क्या कहना चाहता है? अगर प्रस्तावना की 6-7 लाइनें देख लीजिए तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि हमारे संविधान के उद्देश्य क्या है। उन उद्देश्यों का उल्लेख है प्रस्तावना। किसी भी देश का संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें उसके उद्देश्यों का उल्लेख होता है। और हमारे देश के जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें साफ लिखा हुआ है, न्याय स्थापित करना, स्वतंत्रता स्थापित करना, सामंजस्य, समानता स्थापित करना। प्रस्तावना को जरा आप देखें, हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी गणराज्य स्थापित करने हेतु तथा देश के प्रत्येक नागरिक को क्या लिखा हुआ है? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। 3 प्रकार के न्याय प्राप्त कराना चाहती, उपलब्ध कराना चाहती है हमारी सरकार। इस बात का उल्लेख है प्रस्तावना। पर आपको एक बात याद रखनी है, प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय है, सामाजिक न्याय है, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। और इन तीनों न्याय को आप इसी सीक्वेंस में याद रखिएगा, क्योंकि कई बार इस तरह के प्रश्न भी आ सकते हैं कि प्रस्तावना में जो 3 प्रकार के न्याय हैं उन्हें सीक्वेंस में लिखो, आर्थिक सामाजिक राजनीतिक, राजनीतिक सामाजिक आर्थिक, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक। तो आपको ध्यान रखना है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख प्रस्तावना। इसी प्रकार से सिविल सर्विस में एक प्रश्न पूछा जा चुका है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख कहाँ पर है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख न केवल प्रस्तावना में है, बल्कि जो हमारे नीति निदेशक तत्व हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, राज्य के जो नीति निदेशक तत्व हैं, राज्य के नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत भी भारतीय संविधान का एक आर्टिकल है, दैट इज आर्टिकल 38। अनुच्छेद 38 में भी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख है। तो प्रश्न ऐसा भी आ सकता है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उल्लेख कहाँ कहाँ पर है? प्रस्तावना में भी है और नीति निदेशक तत्वों में। ये तो बातें हुई है। दूसरा, हमारा संविधान देश के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता देना चाहता है। इस प्रकार का उल्लेख हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो 19 है, जो मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, उसमें 6 स्वतंत्रता है। लेकिन अगर आप प्रस्तावना को देखें, वहां पर भी स्पष्ट रूप से 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं आपको देखने को मिलेंगी। विचार यानी थॉट्स, अभिव्यक्ति यानी एक्सप्रेशंस, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास यानी बिलीफ की स्वतंत्रता, धर्म, रिलीजन और उपासना या वर्शिप, उपासना जिसे हम वर्शिप कहते हैं,
ये 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रस्तावना में उल्लिखित है। और याद रखना, इसी सीक्वेंस में आपको याद रखना है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। वैसे ये प्रश्न वर्ष 2013 में पूछा जा चुका है यूपीपीसीएस में। इनमें से कौन सी स्वतंत्रता का उल्लेख भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? इस प्रकार के प्रश्न और भी आ सकते हैं, तो आप 5 प्रकार की स्वतंत्रता जो प्रस्तावना में उल्लिखित है इनको ध्यान रखना है। ये बात तो। दूसरी बात, सवाल दूसरी तरह से भी आ सकता है। अगर हम लोग आर्टिकल 19 देखें, अनुच्छेद 19 में जो 1 है उसको देखें, तो वहां पर हमको 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख मिलेगा। उसमें एक भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, फ्रीडम ऑफ द स्पीच एंड एक्सप्रेशन। प्रस्तावना में जरा देखें, विचार और अभिव्यक्ति, सीधा प्रश्न आ सकता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहाँ उल्लेख है? दैट इज, प्रस्तावना भी होगा, आंसर फंडामेंटल राइट्स भी होगा, और आर्टिकल 19। इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, इसको भी आप थोड़ा सा याद रखिएगा। इसके अलावा प्रस्तावना में और क्या बातें स्पष्ट होती है? संविधान के उद्देश्य के अंतर्गत अगर हम लोग बात करें तो हमने न्याय की बात की, हमने स्वतंत्रता की बात की। प्रस्तावना को बहुत ढंग से देखें, ढंग से देखने पर आपको ये जानकारी मिलेगी समानता यानी इक्वेलिटी का भी, और वहां पर साफ शब्दों में लिखा है अवसर की समानता, अवसर की समानता, साथ ही साथ प्रतिष्ठा अर्थात स्टेटस, अवसर व प्रतिष्ठा, इन दोनों प्रकार की समानताओं का उल्लेख भारतीय संविधान की प्रस्तावना में है। अब जो फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं, जब राइट्स पढ़ते हैं तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 भी पढ़ते हैं, और जब अनुच्छेद 16 पढ़ते हैं तो उसमें भी अवसर की समानता आपको देखने मिलेगी। तो इन सब चीजों को ध्यान रखना। अवसर की समानता प्रस्तावना में है, आर्टिकल 16 में भी है। इस प्रकार के प्रश्न भी हो सकते हैं। देखिए, हमारी जो प्रस्तावना है उसमें स्वतंत्रता, समानता की बात की। प्रस्तावना में एक शब्द लिखा हुआ है बंधुत्व, अंग्रेजी में इसे कहते हैं फ्रेटर्निटी, भ्रातृत्व, भाईचारा। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये फ्रांस की क्रांति के तीनों नारे हैं। सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है, प्रस्तावना में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जो शब्द हैं ये कहाँ से लिए गए हैं? याद रखना, ये फ्रांस से लिए गए हैं, फ्रांस की क्रांति के नारे हैं ये, एक बात। दूसरी बात, ये जो बंधुत्व शब्द है ये प्रस्तावना में उल्लिखित है। ये बंधुत्व शब्द आप लोग जो मूल कर्तव्य पढ़ते हैं, फंडामेंटल ड्यूटी पढ़ते हैं, जिसका उल्लेख भाग 4 ए में है, अनुच्छेद 51 ए में है, वहां पर भी ये शब्द लिखा हुआ आएगा बंधुत्व। तो आजकल का जो ट्रेंड हो रहा है, इस प्रकार के प्रश्न पूछने का जो ट्रेंड चल रहा है, इसमें पूछा जाता है कि इस प्रकार का शब्द कहाँ उल्लिखित है। तो बंधुत्व शब्द प्रस्तावना में उल्लिखित है, बंधुत्व हमारे मूल कर्तव्य में उल्लिखित है, ये भी आप याद रखना। प्रस्तावना को देखने से और क्या स्पष्ट होता है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना को अगर हम लोग देखते हैं तो लास्ट लाइन जरा देखिए, आज एतद द्वारा 26 नवंबर 1949 को हम इस संविधान को अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं और आत्मार्पित करते हैं। यानी हमारा संविधान की जो लागू होने की तिथि है, संविधान के लागू होने की तिथि भी प्रस्तावना को देखने से स्पष्ट हो जाती है। 26 नवंबर 1949 की ये जो तिथि है, ये तिथि प्रस्तावना में ही लिखी है। अब हम जो बात कर रहे थे संविधान सभा के बारे में, तो आप लोगों का बताएं, भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है, ये आर्टिकल 394, उसमें 16 अनुच्छेदों का उल्लेख कर रखा है कि वो जो 16 अनुच्छेद हैं वो एक दिन लागू हुए, और जो संविधान का शेष भाग है यानी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ। इस बात का उल्लेख तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 394 में है, और भारत का ये जो संविधान है वो अंगीकृत हो रहा है, वो जो लागू हो रहा है, ये अनुच्छेद लागू जो हो रहे हैं, जिसे हम लोग आंशिक रूप से लागू होना कह रहे हैं, ये जो डेट है, इस डेट का जो उल्लेख है 26 नवंबर 1949, ये जो डेट है, ये डेट प्रस्तावना में उल्लेखित है। ये भी बात स्पष्ट हो रही है। इस प्रकार का प्रश्न हो सकता है, प्रस्तावना से क्या स्पष्ट होता है? प्रस्तावना से संविधान का स्रोत स्पष्ट होता है,
प्रस्तावना से हमारी सरकार का स्वरूप स्पष्ट होता है। प्रस्तावना को देखने से हमारे शासन के उद्देश्य क्या हैं, सरकार के उद्देश्य क्या हैं, संविधान के उद्देश्य क्या हैं, वो स्पष्ट होते हैं। और प्रस्तावना को देखने से हमारे संविधान लागू होने की तिथि क्या है, ये स्पष्ट होता है। और क्या लिखा हुआ है प्रस्तावना में? प्रस्तावना में 3 शब्द लिखे हुए हैं। एक लिखा हुआ है अंगीकृत होना, एक अधिनियमित होना और आत्मार्पित होना। इन तीनों शब्दों को भी आप ध्यान दें। अंगीकृत अंग्रेजी में एडॉप्ट करना, इसका मतलब इस संविधान को हम स्वीकार करते हैं, ये लिखा हुआ है। प्रस्तावना में एक शब्द था अधिनियमित करना, इनेक्टमेंट, अर्थात आज से हम संविधान को लागू करते हैं, इस बात का उल्लेख है। आत्मार्पित यानी संविधान को स्वयं को सौंपते, इस बात का उल्लेख भी प्रस्तावना में। इन तीनों शब्दों को ध्यान रखिएगा। देखिए, प्रस्तावना के बारे में हर दूसरे एग्जाम में कोई ना कोई प्रश्न पूछा जाता है और सबसे बड़ी बात है कि हर प्रकार नए प्रकार का प्रश्न बनता है। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, इस प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं। अधिनियमित लिखा हुआ है, अंगीकृत लिखा हुआ है, आत्मार्पित शब्द लिखा हुआ है। एक देखिए प्रश्न पूछा जा चुका है भारत। ये जो भारत शब्द है, ये प्रस्तावना में कितनी बार उल्लिखित है? अगर आप प्रस्तावना को पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व, यानी कि जो प्रस्तावना की पहली लाइन है और जो पहली लाइन में ही 2 बार भारत शब्द का उल्लेख है। और कुल मिलाकर पूरी प्रस्तावना को अगर हम देखेंगे तो भारत शब्द का उल्लेख मात्र 2 बार आएगा। इस बात को भी आप थोड़ा याद रखिएगा। देखिए, हम लोगों ने जो बात शुरू की थी, तब हमने बात इस तरह से शुरू की कि जो केशवानंद भारती बात है, उस बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि प्रस्तावना संशोधन योग्य है। प्रस्तावना में उसी तरह से संशोधन किया जा सकता है जिस तरह से संविधान के अन्य भागों में किया जाता है। तो ये जो हमारा 42वां संविधान संशोधन है, 42वां संविधान संशोधन, इस संशोधन के द्वारा संविधान के अनेकों भागों में संविधान संशोधन हुआ। ये 1976 में हुआ और प्रस्तावना में अब तक 1 बार ही संशोधन हुआ है। और ये जो 1 बार संशोधन हुआ है, ये 42वें संशोधन के द्वारा ही हुआ, जो 1976 में हुआ। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए। तीनों शब्दों को जरा देखिए। एक पंथ निरपेक्ष था, जिसे हम धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। एक समाजवाद था, जिसके बारे में हमने अभी चर्चा की है। और तीसरा शब्द था अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए। प्रश्न 2 प्रकार के बनते हैं। एक प्रश्न बनता है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इनमें से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया? इस प्रकार का बन सकता है। दूसरा प्रश्न बन सकता है मूल संविधान की प्रस्तावना में इनमें से कौन सा शब्द लिखित नहीं था? तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। समाजवाद, पंथनिरपेक्षता और अखंडता, ये तीनों शब्द बाद में जोड़े गए थे। इनका उल्लेख मूल संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं था। अब देखिए, प्रस्तावना का महत्व क्या है? इस पर बहुत अच्छे प्रश्न बन सकते हैं। यह तथ्यात्मक प्रश्न है। मैंने प्रारंभ में कह दिया कि प्रस्तावना में हमारे भारतीय संविधान के उद्देश्यों का उल्लेख है। हमारे संविधान निर्माता क्या चाहते थे, हमारे संविधान निर्माताओं का विजन क्या था, हमारे संविधान निर्माताओं की फिलॉसफी क्या थी, उनका दर्शन क्या था, इस बात का उल्लेख मिलता है प्रस्तावना में। संविधान सभा का एक महत्वपूर्ण सदस्य थे ठाकुरदास भार्गव। कौन थे? ठाकुरदास भार्गव। ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना के बारे में बड़ी ही सुंदर टिप्पणी की है। और वो टिप्पणी ये है, उन्होंने कहा मोस्ट प्रीशियस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रीएम्बल। यानी ठाकुरदास भार्गव ये कहते हैं कि हमारे संविधान का सबसे महत्वपूर्ण भाग है तो वो प्रस्तावना। इसके अलावा ठाकुरदास भार्गव ये भी कहते हैं प्रीएम्बल इज द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। तो यहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशन। ये सभी प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण भाग कहा। ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। प्रारूप समिति, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे आगे। प्रारूप समिति के सदस्य थे के.एम. मुंशी, कन्हैया लाल लाल मुंशी, के.एम. मुंशी। उन्होंने जब प्रस्तावना के बारे में बताया, उन्होंने कहा ये जो प्रस्तावना है, ये भारतीय संविधान की जन्म कुंडली है।
भारतीय संविधान की जन्म कुंडली है, जन्म पत्री है, किसने कहा? के.एम. मुंशी ने। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब भारतीय संविधान का कौन सा भाग है जो संविधान के मस्तिष्क के विचारों को, संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क के विचार को स्पष्ट करता है? उसमें ऑप्शन हो सकते हैं, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, मूल कर्तव्य, इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, हमारे संविधान की प्रस्तावना की ये जो 6-7 लाइनें हैं, ये 6-7 लाइनें स्पष्ट करती हैं कि हमारे संविधान के उद्देश्य क्या है। और ये जो 6-7 लाइनें हैं यही बताती हैं कि हमारे संविधान निर्माता क्या चाहते थे, उनके दिमाग में क्या था, उनकी मंशा क्या थी, उनकी फिलॉसफी क्या थी, जनता की अपेक्षाएं जुड़ी हुई हैं हमारे संविधान की प्रस्तावना से। सुप्रीम कोर्ट और हमारा हाई कोर्ट, यानी जो हमारी न्यायपालिका है, वो जब भी किसी मामले में निर्णय देती है तो वो फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन रेफरेंस के रूप में उपयोग लेती है, साथ ही साथ अक्सर प्रीएम्बल को भी सपोर्ट करती है। इसीलिए मैंने प्रारंभ में आपसे ये कह दिया, एस.आर. बोमई का जो वाद है, जिसे एस.आर. बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ द इंडिया 1994 का वाद कहते हैं, इस मामले में स्पष्ट शब्दों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, प्रस्तावना संविधान की, भारतीय संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर है। इन सब बातों को आप याद रखिएगा। तो प्रस्तावना में आज इतना ही, आपने जो सुना, इस प्रकार आप जो जितना भी हम इसमें कर सकते हैं, अभी आगे की वीडियो में कुछ और इससे हटकर बात करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।